वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अपने परम गुरु माइक टाइसन ने एक बार कहा था कि डिसिप्लिन उस चीज़ को कहते हैं कि आपको ऐसा कोई काम करना पड़े जो आपको पसंद नहीं है, पर आप ऐसे करें कि आपको मोहब्बत है उस काम से। दैट इज़ डिसिप्लिन। अदरवाइज हर किसी को जो काम करना है अच्छा लगता है वो तो काम वो आसानी से करेगा। इसीलिए मैंने जैसे कि पहले कहा था कि मैं मेन इवेंट के अलावा शायद किसी और फाइट का एनालिसिस नहीं करूँगा, फिर बाद में तय हुआ था कि शायद अर्नल्ड एलन वाली फाइट का एनालिसिस करूँ। तो मैंने अपने गुरुदेव माइक टाइसन की बात मानते हुए वो काम जो मुझे शायद मन नहीं कर रहा है करने का, पर फिर भी मैं करता हूँ, वो काम है कि मेन इवेंट को छोड़ के बाकी सारी जो यूएफसी की फाइट है उनका एनालिसिस किया जाए और फिर मेन इवेंट का अच्छे से एनालिसिस करके आज या कल मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है, मेरा आपसे वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन क्लिक कर दिया। चलिए अब बात करते हैं UFC 297 की उन सारी फाइट्स के बारे में जो मेन इवेंट नहीं है। पर एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मतलब जो को मेन इवेंट है ना, वो उसके लिए मेरी इज्जत थोड़ी कम है। टू बी ऑनेस्ट, रकेल पैटिंगटन के लिए मेरी इज्जत है, बट पैनिंगटन के लिए मेरी इज्जत है, बट जो को मेन इवेंट है उसका एज अ होल मेरे लिए ज़्यादा इज्जत नहीं है। तो एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि इस को मेन इवेंट के अलावा सारी जो फाइट हम सब देखना चाहते थे वो है मॉब्सार एवलेव वर्सेस ऑनर डायलैंड की। तो वो ओपनिंग फाइट है, तो हम हमेशा उल्टा करते हैं ना कि ओपनिंग फाइट से लेके को मेन इवेंट तक और मेन इवेंट तक जाते हैं। तो इसमें तो अपन मेन इवेंट को छोड़ ही रहे हैं, तो को मेन इवेंट से स्टार्ट करते हैं और फिर उतरते हुए लास्ट में ऑनर डायलैंड की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये फाइट होनी ही नहीं चाहिए थी। बैंटम जो फीमेल बैंटम है उसमें ये जो टाइटल फाइट है मेरे ख्याल से अभी तक की सबसे घटिया टाइटल फाइट है। नो डिसरिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द फाइटर्स, पर है। कई लोग कह सकते हैं कि वो मोन्टानिया वाली फाइट है, बट वो बहुत पुरानी बात हो गई। अपन काम करते हैं, पिछले 10 साल की सबसे घटिया फाइट है, ये तो मानोगे? ठीक है ना। जहां तक रकेल पैटिंगटन की बात है, आप उसको अच्छा फाइटर माने या ना माने, पर मेरा मानना है कि रकेल पैटिंगटन जो है चैंपियनशिप फाइट में होना डिजर्व करती थी, क्योंकि उसके पास 5 फाइट विनिंग स्ट्रीक है। यार आप में से कुछ कह सकते हैं कि यार बहुत सारी तो उसमें जो है वो डिसीजन है। तो एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री ने कहा था कि धोखे से आए या धड़क्के से आए, पर आ तो गए ना। ठीक है, तो बात यह है कि उसकी जीत तो जीत है। वहीं दूसरी तरफ मारिया बोनेसोल्वा है, शी इज़ अ वेरी गुड फाइटर, और टू बी ऑनेस्ट मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। पर मायरा बोनेसोल्वा को बैन किया था यूसाडा ने, 6 महीने का सस्पेंशन किया था। यूसाडा ने एक ड्रग्स पकड़ी थी। अब उसने जो बहाना बताया, या फिर जो भी एक्चुअली सच बात होगी, बहाना वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, उसने जो कहा वो बिल्कुल सच होगा। तो भी कोई आदमी, अगर कोई भी फाइटर जो है वो यूसाडा के सस्पेंशन से बाहर आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि एक और फाइट उसको किसी और से करनी चाहिए टाइटल फाइट के पहले? क्या आपको कभी याद है कि कोई भी आप फाइटर यूसाडा के सस्पेंशन से आ रहा है और सीधे उसको टाइटल फाइट मिल गई है? आप बोलेंगे जॉन जोन्स, पर जॉन जोन्स है दोस्त। मायरा बुनसिल्वा जॉन जोन्स नहीं है। मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं कि इस फाइट में मायरा बुनसिल्वा के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, बता दिए, सब्र रख लिए। आप सब्र रखो, मैं समझाता हूँ। ज़्यादा हैं, बट मेरा प्रेडिक्शन शायद कुछ और हो। ठीक है ना। मैं रकेल पैडिंगटन को पसंद करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए बिल्कुल नहीं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो नहीं है, इसलिए भी बिल्कुल नहीं क्योंकि वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, बट इसलिए क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों की इज्जत करता हूँ जो बचपन से टैलेंटेड पैदा हुए नहीं, जिनके माई बाप जो है ना बिल्कुल पिछवाड़ा फाड़ के रईस नहीं थे, जिनको सारी चीज़ें जो है ना चांदी के उसमें नहीं मिली, और ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं है, बट हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के प्रति मेरे दिल में बहुत इज्जत है। ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि रकेल पैडिंगटन भी एक ऐसी ही फाइटर है, उस वजह से आई रियली लाइक रकेल पैडिंगटन मोर देन मायरा बोनेसोल्वा। और ये जो मैं एनालिसिस करूंगा ना, इसका छोटा वर्जन है, राइट। अपन हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे, लंबे टेक्निकल एनालिसिस में जैसे अपन हमेशा जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कार्ड उस लायक है ही नहीं। हाँ, मेन इवेंट को अपन पूरी इज्जत देंगे। ठीक है ना। जहाँ तक मायरा बोनेसोल्वा की बात है, वो रकेट पैडिंगटन से फास्टर है, ज़्यादा यंगर है, और स्लाइटली पावर में भी एडवांटेज है। बट
मेरा मानना है कि रकेल पैडिंगटन को दोबारा कभी टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है, और रकेल पैडिंगटन अपने उम्र के इस पड़ाव में आ चुकी है जहाँ पे you know it's go big or go home. I think she's mentally ready to be a champion, uh, and that is going to be a differentiating factor here. I think Raquel Paddington is going to be next bantamweight champion. मेरा दिल कहता है कि रकेल पैडिंगटन जीतेगी, दिमाग कहता है कि दोस्त रकेल के चांस कम है, पर पैसा होता तो रकेल पैडिंगटन पे ही लगाया जाता. बाय द वे, रकेल पैडिंगटन और टीशा टोरेस जो है ना पार्टनर है, हाँ हस्बैंड वाइफ तो नहीं कहेंगे, वाइफ वाइफ है राइट, उनका बच्ची भी हुई है शायद. यार मैंने कभी मतलब ये दोनों कपल जो हैं ये रोड में जा रहे होंगे तो गलती से कोई इनको लूटने उठने की कोई सॉरी लूटने की कोशिश करेगा, है ना, ये सोचे कि दोनों लड़कियां हैं तो दिक्कत तो पड़ जाएगा. क्यों, टीशा टोरेस भी खतरनाक है और रकेल पैडिंगटन तो है ही है, राइट. चलो अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है नील मैग्नी वर्सेस माइक मेलार्ड. रोज दोस्त, ये फाइट के बारे में बस इतना से कहना चाहूँगा, अगर यूएफसी को लगता ना कि ये माइक मेलार्ड इस फाइट को हार सकता है तो ये फाइट होती ही नहीं. नील मैग्नी एक सीढ़ी की तरह पेश किया जा रहा है ताकि उसको उसके ऊपर पैर रख के माइक मेलार्ड ऊपर जाए. तो ना चाहते हुए मेरा दिल, दिमाग और पैसा माइक मेलार्ड पे ही है. आई लाइक नील मैग्नी. यार आपको ना याद नहीं होगा, नील मैग्नी शायद आप केविन हॉलैंड को भी भूल गए होंगे, बट नील मैग्नी और केविन हॉलैंड वो है ना जो ने करिश्मा, मतलब केविन हॉलैंड को तो आप याद होगा पर नील मैग्नी को भूल गए. नील मैग्नी जब यूएफसी में आया था ना, हर आदमी की जबान पे सिर्फ एक ही नाम था, उसका नाम था नील मैग्नी. एक साथ 5 फाइट 1 साल के अंदर जीती थी नील मैग्नी ने. नील मैग्नी के पास सब कुछ है बट उम्र के कारण सब कुछ कम हो गया है. ठीक है, अगली फाइट जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्रिस कर्टिस वर्सेस मार्क एंड्रे बैरियो. टू बी ऑनेस्ट, सभी का दिमाग जो है मोवसार एवलव और ऑनर्ड आइलैंड वाली फाइट पे है और वो बहुत अच्छी फाइट होने वाली है, बट मेरा दिल इस फाइट पे है. मेरा मानना है कि ये फाइट जो है ना, ये इस कार्ड की सबसे एक्साइटिंग फाइट होने वाली है. ठीक है ना, मोवसार एवलव वाली फाइट पे आएंगे पर इस फाइट के बारे में बात कर ले. ठीक है ना, ये फाइट बोरिंग नहीं होगी, पता है क्यों? क्योंकि क्रिस कर्टिस फाइटर है और मार्क आंद्रे बैरियो भी फाइटर है. मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों एमएमए मिक्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, दोनों फाइटर है ना. मेरे को क्रिस कर्टिस बहुत पसंद है दोस्त, क्योंकि क्रिस कर्टिस के साथ 2-3 बातें हैं. पहली बात तो मेहनत है, दूसरी क्रिस कर्टिस उम्र के उस दौर पे है जहाँ पे सब उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. तीसरी, बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड है क्रिस कर्टिस. और चौथी, आप सभी को पता है क्रिस कर्टिस की किस्मत ऐसा लगता है कि गधे की नुन्नू से लिखी हुई है. उसकी किस्मत बहुत ख़राब है यार, इसलिए अपन तो उसका साथ देते हैं. यार ये फाइट ना ऐसी होगी जैसे दो सांड होते हैं ना, एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना, दोनों के पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, दोनों के पास स्किल है बट ठीक है, स्किल की भी ज़्यादा बात नहीं है. बस ये है कि दोनों की विल पावर के बीच में फाइट है कि कौन कितना लंबा हो जाएगा देर तक, रॉकम सॉकम रोबोट टाइप फाइट कर सकता है. बस एक थोड़ी सी कमी जो क्रिस कर्टिस में नज़र आती है, क्रिस कर्टिस जो है हल्का सा फेड होता है, पर ये 3 राउंड की फाइट है तो दिस शुड नॉट मैटर, है ना. अगली तो है ना, और आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ क्रिस कर्टिस के प्रति और मेरा प्रेडिक्शन भी है कि क्रिस कर्टिस गोइंग टू विन. दिल, दिमाग और पैसा सब क्रिस कर्टिस के साथ है. अब उस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं जिस फाइट के बारे में एक्चुअल में मैं एनालिसिस थोड़ा बहुत करना चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस कार्ड में मेन इवेंट के अलावा और कोई फाइट डिजर्व करती है कार्ड में होने की. ठीक है ना, ये फाइट जो है फेदर वेट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट है और इस फाइट से मेरा मानना है कि फेदर वेट को अपना अगला चैंपियन मिलेगा. और ये फाइट है अर्नल एलन वर्सेस मोवसार एवलव की. ठीक है, और हम सब जो भी फाइट देखने वाले फैन है ना, वो इस फाइट को लेकर दीवाने हैं, उन सब की फेवरेट फाइट है. पर मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब समझ नहीं आता कि ये फाइट बिल्कुल बॉटम पे क्यों है. खैर, ये हो सकता है कि यूएफसी को लगने वाला है कि ये फाइट बोरिंग होगी, इसलिए क्रिस कर्टिस वाली फाइट इसके बाद में रखी हो सकता है. ठीक है ना, ये फाइट थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है दोस्त, बोरिंग होने के चांसेस हैं, बट अगर आप फाइट को इन्जॉय करते हैं ना, फाइट गेम को, और आप बिल्कुल करते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप इस चैनल में तो इसका मतलब कि फाइट गेम में आप इन्जॉय करते हैं, कॉमेडी स्पोर्ट में आपका इंटरेस्ट है, अदरवाइज इस चैनल को ढूंढना बड़ा मुश्किल है. इस एक और सवाल किसी ने पूछा था 2 सवाल आपके कमेंट में थे कि आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो. ये किताब मैं भूल गया था दोस्त, वापस से पढ़ना चालू किया, है ना. इसके अलावा एक ने सवाल पूछा था कि पुरानी फाइट कहाँ पे देखी जाए. यार पुरानी फाइट के लिए वैसे तो फाइट पास चाहिए, है ना, बट उसमें ज़्यादा पैसा लगता है.
तो सोनी लिव में भी बहुत सारी फाइट है, अभी रिसेंट की 1-1.5 साल तक की तो फाइट है सोनी लिव में। आप जाके ना देख सकते हो, सोनी लिव में जाओ, लॉग इन करो, फ्री में देख सकते हो, पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। सोनी लिव में जाना है, स्पोर्ट्स चुनना, और स्पोर्ट्स के अंदर UFC चुनना। ठीक, अब इस फाइट पे आते हैं। जहां तक ग्राउंड पे बात है, मोवसार एवोलेव जो है इस फेदरवेट डिवीजन का सबसे बेहतरीन रेसलर नहीं है तो फिर भी कम से कम टॉप 2 में तो है ही है। भाई माफ करना यार, कभी हिचकी आ रही है, कभी हंसी आ रही है, आई एम सॉरी, है ना, आई एम सो सॉरी। आपका एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए, बट माफ करना, है ना। देखिए, जहाँ तक ग्राउंड की बात है ना, ही अगर वो सबसे बेस्ट नहीं है तो फिर भी टॉप 3 में तो है रेसलिंग के डिपार्टमेंट में। बट यहाँ पे ये बात है कि एक्चुअली रेसलिंग में ना ऑनर्ड आइलैंड भी बुरा नहीं है, और तो और ऑनर्ड आइलैंड में 2 खासियत है। पहला, उसका टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है, दूसरा वो ग्राउंड पे ज़्यादा डैमेज लेता नहीं है, और एक तीसरी बात जो है ना, वो मैंने नोटिस की है, आप बताना मैं सही हूँ कि गलत हूँ, है ना। मैंने देखा मोवसार लोगों को टेक डाउन कर लेता है, बट मोवसार जो है ना फाइट फिनिश करने के लिए जाता है, पर ज़्यादा ग्राउंड एंड पाउंड से डैमेज नहीं करता है। और अगर इस फाइट में भी मोवसार यही करेगा ना कि वो टेक डाउन तो कर लेगा पर ग्राउंड एंड पाउंड से ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, तो दिक्कत में होगा, है ना। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है तो क्लियर एज है, क्लियर एज है आर्नल्ड एलन को, बट मोवसार बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। तो अगर ये फाइट स्ट्राइकिंग बैटल भी रहती है ना, अगर वो सारे टेक डाउन अटैम्प्ट रोक लेता है और स्ट्राइकिंग बैटल भी रहती है, तो भी मोवसार के लिए चांस है ना। ये फाइट बहुत क्लोज है, पर मेरा मानना है कि आर्नल्ड एलन इज गोइंग टू प्रिवेल। मैं इसका मतलब ये नहीं है मोवसार का दिक्कत है, मोवसार इज गोइंग टू गो फर्दर, राइट। बट अभी जो मेरे को लगता है दोनों के लेवल है, तो शायद मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, यू नो, का फ़र्क है दोनों में। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मेरा दिल कहता है कि आर्नल्ड एलन जीतेगा, मेरा दिमाग कहता है कि आर्नल्ड एलन जीतेगा। पैसा होता तो आर्नल्ड एलन पे लगाया जाता, बट आपको किसी पे पैसा नहीं लगाना, ठीक है। ये सारे प्रेडिक्शन मैंने किया, आप अपना प्रेडिक्शन मेरे को अपने नीचे वाले उसमें बताना, ठीक है ना। और कल अपन मेन इवेंट स्ट्रिकलैंड वर्सेस डुप्लेसिस के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना को ख्याल रखिए। ये था इनफर्ट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।